अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट। और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान और इस प्रोग्राम को आज फिर 10:10 पर चलाना शुरू करते हैं, जो कि 12 बजे तक चलता है। और इस प्रोग्राम के अंदर उन चीज़ों पर बात की जाती है जिससे आपका ताल्लुक़ जुड़ा होता है। और इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि सुबह सवेरे उठने के बाद फातिमा एक खुशी ये होती है कि आकर प्रोग्राम करेंगे, इन लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि मेरे मोबाइल के ऊपर एक लिंक आता है एक व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए, और उस लिंक को मैंने गलती से क्लिक कर दिया क्योंकि नींद में होता है बंदा, जागता है तो व्हाट्सएप चेक करता है। तो वो लिंक क्लिक हो गया, मुझे ये लग रहा है कि मेरा मोबाइल हैंग होना शुरू हो गया। तो मैंने अपने एक दोस्त को मोबाइल की सारी डिटेल्स भेजी हैं जो कि किसी एक इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो उस मोबाइल को रिकवर कर रहे हैं या फिर वो उस मोबाइल के बग्स को, उस मोबाइल की हैकिंग को भी देख रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले सेफ साइड अपने बैंक की ऐप्स को और जितने भी दूसरी ऐप्स हैं वहाँ पर जाकर कॉल कर दी है। और कॉल करके मैंने कहा प्लीज़ मोहतात रहिएगा, अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन या कोई ऐसी चीज़ होती है तो उसको रिवर्स आपने फ़ौरन से करना है या मॉनिटरिंग करती है। परेशानी की बात यह है कि अभी भी प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हो गया यहाँ पर तो फिर कौन देखेगा। तो आज मेरा ख्याल इसी पे बात करें, आज इसी पर बात करेंगे और तफसीली बात करेंगे कि भाई ये जो ऑनलाइन फ्रॉड या ऑनलाइन लिंक्स आ रहे हैं, फिर उसके बाद कराची में तो अब तो कॉमन हो गया, हर शख्स के साथ ये बात है कि भाई हर का मोबाइल कहीं एक बार नहीं कई बार स्नैच हो चुका है। तो उसके ज़रिए जब आप पुलिस वालों के पास जाते हैं या मदद मांगते हैं तो मोबाइल कहाँ जाता है, किस तरफ जाता है, कौन बेचता है, कौन ख़रीदता है, इस तमाम तर सूरत पर हम बात करेंगे। मगर अभी नहीं, हम सेकंड सेगमेंट पे बात करेंगे। अभी तो हम अच्छी बातों का आगाज़ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप उठे होंगे तो अल्लाह का नाम सुना होगा और बिस्मिल्लाह करके अपने दिन का आगाज़ पॉजिटिविटी के साथ शुरू किया होगा। तो मैं अच्छी बात कह दूँ फिर? बिल्कुल अच्छी बात आप कहें ताकि मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाए, और मूड अच्छा होगा तो फिर प्रोग्राम भी अच्छा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अक्सर अफराद को देखा है कि वो अपनी कामयाबी पर बहुत ज़्यादा इतराते हैं और अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा है, क्योंकि आपने ऐसे लोगों के रवैये में नरमी कम और ख़ुद पसंदी ज़्यादा नज़र आती है। वो दूसरों को कमतर समझते हैं, उनकी राय को अहमियत नहीं देते और अपनी तारीफ सुनने के आदी हो जाते हैं। ऐसे लोग अपनी शख्सियत पर मगरूर होते हैं और गरूर जैसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो ये भूल जाते हैं कि गुरूर दरअसल ज़वाल की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे इस वक्त होते चले जा रहे हैं। यही गुरूर इंसान को ना आहिस्ता आहिस्ता अकेला कर देता है। मतलब अब एक वक्त होता है कि इर्द गिर्द वो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार लगे हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि उनके पास कोई भी नहीं रहता, ना दाएं रहते हैं ना बाएं रहते हैं, किसी किस्म कोई नहीं रहते। जब वो अपने सिवा किसी को काबिल तवज्जो नहीं समझते ना, तो लोग भी उनसे फासला इख्तियार करते हैं। एक दफ़ा आप किसी की इंसल्ट करेंगे, दूसरी दफ़ा आप करेंगे, फिर सब आपसे अलग होते चले जाएंगे। इसीलिए वही शख्स जो कभी महफिल का मरकज़ होता है, वक्त के साथ साथ गैर महफूज तौर पर बिल्कुल तन्हा हो जाता है। अच्छा, ये चीज़ें हम ज़्यादातर कहाँ देख रहे हैं आजकल? अपने अतराफ में, ऑफिसेज में देख रहे हैं और कहाँ देख रहे हैं? मुझे पता था आप ये पहला ऑफिस का लेंगे। अच्छा, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार भी ज़्यादा हम देखते हैं, क्योंकि अच्छा। उनकी नौकरियां सिर्फ इसलिए होती हैं कि आपने उनकी खुशामद करनी है। दैट्स इट। ऐसा ही है। अच्छा जी, क्योंकि आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो इसी में काम चलाना पड़ेगा। तकब्बुर जो है ना इंसान के दिल में वो दीवार खड़ी कर देता है जिसके पार ना मोहब्बत पहुंच पाती है ना इज्जत। लोग ऐसे शख्स के साथ सिर्फ ज़रूरतन जुड़ते हैं, दिल से नहीं। ये सच है कि तारीफ हर इंसान को अच्छी लगती है, लेकिन फ़र्क तब आता है जब तारीफ सुनना आदत बन जाए और ज़रूरत से बढ़ जाए। शुक्रगुजारी की जगह खुद पसंदी आ जाए तो इंसान अपने हकीकी मकाम को भी भूल जाता है। असल खूबी ये नहीं कि हम कितने बड़ेपन या बड़े हो गए या बहुत ज़्यादा हमने कामयाबी हासिल की, बल्कि यह है कि हम बड़े होकर भी कितना झुक सकते हैं। गरूर वक्ती खुशी देता है मगर आजिज़ी दायमी इज्जत देती है। अपनी शख्सियत को गरूर, अना और तकब्बुर से बचाइए, क्योंकि ये आपको नापसंदीदा अफराद सबकी नज़रों में बना सकती है। अच्छा जी, साथ ही साथ ये बात भी ऐड करना बहुत ज़रूरी है कि अब तो हम देख रहे होते हैं कि एक दो के अलावा तो सब में वो कहते हैं ना, कराची की ज़बान में सरिया होना, बिल्कुल वो जो कहते हैं ना, जो झुकते नहीं वो टूट जाते हैं, वो हकीकत है। ये जो मुहावरे, ये जो सेइंग जो पुराने ज़मानों से चलते आ रही है ना, वो हकीकत पर मबनी होते हैं। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं होते, ये ज़िंदगी में है, हकीकतन है।
बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, ज्यादातर लोगों का ना लोहे का कारोबार है, स्टील का कारोबार है, और उनके पास आगे पीछे हर जगह पे या फिर दाएं बाएं सब जगह सरिये ही सरिये होते हैं। अब सरिये का इस्तेमाल अगर सही किया जाए तो वो इमारत भी खड़ी कर सकता है, और सरिये का इस्तेमाल अगर गलत किया जाए तो बहुत नुकसान हो सकता है और बहुत जगहों पर बहुत मसला भी कर सकता है। मसला ये होता है कि ये जो खुद पसंद लोग होते हैं ना, इनकी एक सबसे खूबसूरत आदत ये होती है, ये अपने अंदर ही होते हैं सब कुछ, बाहर कुछ नहीं होता। ये अपने अंदर ही एक शाहरुख खान होंगे, अपने अंदर ही एक टॉम क्रूज होंगे, अपने अंदर ही वहीद मुराद होंगे, अपने अंदर ही ये जो है वो कोई ना कोई शख्सियत जरूर होते हैं, और ये उससे भी ऊपर होते हैं। अच्छा बिलाल, दो लोग होते हैं, एक तो चले तरक्की करके वो गुरूर करते हैं या उनकी तारीफ हो रही होती है कि भाई वो वाकई भी डिजर्व करते हैं, जब दैट्स वाई लोग उनकी तारीफ करते हैं, एडमायर के काबिल होते हैं। मगर एक तबका, एक शख्सियत ऐसी भी होती है और वो हर जगह होती है, उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, हाँ, पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा। तो वो अच्छा वो खाली पतीला होते हैं, वो गूंजते हैं, पत्थर होते हैं वो समटाइम्स वो अपने आप को ना, अपने आप में ना कुछ बहुत बड़ी शख्सियत समझ रहे होते हैं कि यार अगर मुझे एक दो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई या मुझसे अगर कोई मशवरा ले रहा है तो मैं आई एम समथिंग, कुछ हूँ मैं। अरे क्यों हूँ आप भाई? कुछ नहीं है आप एक इंसान हैं, आप एक जो दूसरे इंसान है ना, क्योंकि इस दुनिया में इंसानों के साथ दूसरे मखलूकात तो हैं मगर इंसान ही है, तो भाई बहुत ज्यादा चौड़ापन हो जाता है। खैर ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम खबरों की तरफ आते हैं, ये कहीं से चौड़ाई और लंबाई को नापेंगे। फातिमा इधर आ जाते हैं हम, और खबरों की जितनी भी चौड़ाई है, वरना बहुत सारी चीजें मुंह से निकल जाएगी अनकंडीशनली। अच्छा रोजाना आजकल मैं नोट कर रहा हूँ फातिमा, आजकल आपकी अच्छी बातें जो है कुछ ज्यादा ही अच्छी होती चली जा रही है। अच्छा ये बातें रिलेट करते हैं जो कॉर्पोरेट लेवल के अंदर काम कर रहे हैं ऑफिस में, जो खवातीन खास तौर पे शिकार हो रही है हरासमेंट का, जो इस वक्त नए इंटर्नीज आ रहे हैं, वो जो शिकार हो रहे हैं, मुझे लगता है आप उनकी तर्जुमान बन गई हैं, बिल्कुल ऑन पॉइंट बात कर रही होती हैं आप। चलें जी, अब बहुत ज्यादा बात कहीं दूर निकल जाएगी, इंपॉर्टेंट खबरें शामिल करते हैं और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं कि इस्लामाबाद में आज होने वाला विफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया है। इजलास पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 2 में मुनक्किद होना था। जराए के मुताबिक काबीना इजलास में आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जानी थी। वजीर आजम की मसरूफियात के बायस इजलास अब जो है मुलतवी कर दिया गया है। बिल्कुल सोर्सेज से कंफर्म कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ताहाल आईनी तरमीम से मुतालिक किसी हतमी फैसले पर नहीं पहुंच सकी है। अच्छा, काबीना अरकान को इजलास मुलतवी होने से मुतालिक भी बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है कि ये इजलास अब मुलतवी हो चुका है, और जब नेक्स्ट जो डेट्स होंगी दैट वुड बी डिस्क्लोज वेरी सून। अच्छा, कुछ बात करते हैं 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। जो पार्लियामेंट से मंजूरी का मिशन है ना, वो अभी तक जारी सारी है। कल भी हमने यहाँ बैठकर बताया आपको 3-4 जगहों पर कहाँ बात हो रही है आईनी तरमीम की, फिर एक मुलाकात भी होनी थी, उस मुलाकात का जिक्र भी आगे खबरों में हम करेंगे आपके साथ। कौमी असम्बली का ऐवान 336 अराकीन पर मुश्तमिल होता है। 10 नशिस्तें खारिज होने के सबब ऐवान में अराकीन की तादाद 326 रह चुकी है। आईनी तरमीम के लिए 226 अराकीन की हिमायत दरकार है। हुकूमत इत्तेहाद को पीपल्स पार्टी समेत इस वक्त 237 अराकीन की हिमायत हासिल है। अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात करें कि 125 अराकीन के साथ हुकूमती इत्तेहाद में शामिल ये मुस्लिम लीग नून जो है वो सबसे बड़ी सियासी जमात है। पीपल्स पार्टी के 74 अराकीन हैं, MQM के 22 हैं, काफ लीग के 5 हैं और IPP के 4 अराकीन हैं। मुस्लिम लीग जिया, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी के एक रुकन के अलावा 4 आजाद अराकीन की हिमायत भी हासिल है। कौमी असेंबली में अपोजिशन अराकीन की तादाद 90 है और इफ आई एम नॉट रॉन्ग बिल्कुल ऐसा ही है। और हाँ जी, अपोजिशन बेंचों पर 75 आजाद अराकीन है। JUIFA के 10 अराकीन है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, BNP बेंगल और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का एक रुकन भी अपोजिशन बेंचों पर मौजूद है। जबकि सेनेट की अगर बात करें तो सेनेट में तरमीम की जो मंजूरी है ना, वो 96 में से 64 वोट दरकार हैं, जबकि हुकूमती इत्तेहाद के पास सिर्फ 65 वोट मौजूद है, यानी कि 65 वोट हैं और 64 जो है वो इस वक्त दरकार है, यानी कि एक वोट की कमी अभी है। 96 वोट्स हैं और 64 इनको चाहिए, लेकिन एक कम है इनके पास। अच्छा, तो ये नंबर गेम का सिलसिला जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग मोड में, क्योंकि अब मुलाकातों का सिलसिला तेज हो गया है, बहुत तेज हो गया, जिसकी वजह से आज असेंबली जो थी वो भी मुलतवी कर दी गई है। अच्छा जी, आईनी तरमीम एक
ऐसा टॉपिक और एक ऐसा आइन है जिस पर बहुत सारी शिकें हैं उसमें, और उन शिकों को तमाम सूबे के नुमाइंदगान, जिसमें सियासी जमातें होती हैं जो उनकी नुमाइंदा होती हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि भाई हम एक दो चीजों पर तो मुत्तफिक हो सकते हैं, बाकी शिकों पर कोई नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी तहफुजात है और बहुत ज्यादा तहफुजात हैं। अच्छा जी, अगर हम मुस्तरद करने की बात करेंगे किस किसने किन शिकों की मुस्तरद कर दिया है, तो पीपल्स पार्टी की सबसे पहले बात की जाए, जिसने 27वीं आईनी तरमीम की तजवीज के एक के सिवा तमाम नुकात मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दी हैं। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें आईनी तरमीम से मुतालिक मशावरत की गई है। बिल्कुल, इजलास के बारे में जब हमने आपको कल बताया था कि होने जा रहा था, और ये इजलास होने के बाद कुछ चीजें सामने आई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि चेयर कर रहे थे इस पूरे इजलास को, प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि नून लीग के एक वफ्द पीपल्स पार्टी के पास आ चुका है और 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत की बात की है कि आप भी हमारे साथ खड़े हो, इस हिमायती स्टेटमेंट को आप जारी करें। जबकि 27वीं तरमीम के अंदर आईनी अदालत, एनएफसी, एजुकेशन और जो पॉल्यूशन है और इसकी प्लानिंग है, जबकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्री है, जजेस ट्रांसफ़र हैं, इलेक्शन कमीशन से मुतालिक जो सजेशंस थी वो तमाम चीज़ें दी गई। बिलावल ने यह भी कहा कि आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियां लाने का सोच रखा है, लेकिन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी कि सीईसी ने सिर्फ इस तरमीम की हिमायत की है, बाकी सब रद्द कर दिए। अच्छा जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि भाई हम सूबाए शेर से मुतालिक शिक को पीपल्स पार्टी मुस्तरद करती है, किसी भी सूरत में इस तजवीज़ की हिमायत करने के लिए तैयार नहीं है। एनएफसी फार्मूले में तब्दीली समेत 27वीं तरमीम की तजवीज़ के बाकी पॉइंट्स भी पूरी तरह मुस्तरद हुए हैं। आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक बात करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि मिसाके जमहूरियत में था कि आईनी अदालत होनी चाहिए, मगर मिसाके जमहूरियत में दीगर चीजें भी थीं। आईनी अदालत पर राय यह है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। वही जो बात हो रही थी कि सिर्फ एक दो शिके हैं जिन पर बात हो रही है, अदरवाइज सारी जमातें जो कि मुल्क की बड़ी जमात और पीपल्स पार्टी मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी सियासी जमात है और इत्तेहादी है मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के साथ, क्योंकि हुकूमत बनी है, हुकूमत का हिस्सा है। तो अब ये देखना है कि अब इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग गुज़िश्ता रोज हुई, उसके बाद इतनी बड़ी प्रेस ब्रीफिंग जिसमें कहा गया कि भाई एक दो शिक पर तो बात होगी, मगर उसके बाद हम तमाम शिकों पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि 18वीं आईनी तरमीम अब जो हमने देखा कि सूबाई खुद मुख्तारी है और जो एनएफसी अवार्ड्स पर जो तमाम सूबों को उनकी पॉपुलेशन और उनके रकबे के हवाले से जो कि उनको एड मिलती है, जो एक अमाउंट मिलती है, अब उस पर भी बराबरी की बात की जा रही है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से। बिल्कुल, अब 27वीं आईनी तरमीम का जो मामला है ना वो जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है। कल के रोज खबर ब्रेक हुई थी कि एमक्यूएम का डेलीगेशन मौलाना साहब के पास जाएगा और वो पहुंच गया। उसके बारे में आपको बता देते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइशगाह पर जब एमक्यूएम का वफ्द पहुंचा तो एमक्यूएम के वफ्द की उनसे बड़ी अहम बैठक लगी है और उसके बाद उस वफ्द के अंदर गवर्नर सिंध कामरान टिशोरी थे, खालिद महमूद सिद्दीकी थे, मुस्तफा कमाल थे, फारूक सत्तार थे, ख्वाजा इजहारुल हसन थे, अशरफ वोरा भी मौजूद थे और कुछ और भी मेंबरान मौजूद थे। जबकि मुलाकात के बाद एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफा कमाल ने गुफ्तगू की है उन लोगों से, मौलाना फजल रहमान साहब के जो लोग वहां पर खड़े थे, मुश्तरका तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल जरा। अच्छा जी, एमक्यूएम के जो वक्त के सरबराही जो खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे थे, मौलाना फजल रहमान के पास गया और फुटेजेस में भी देखें एक तवील मीटिंग हुई, आईनी तरमीम का मुसविदा पेश किया, मगर उसके बाद मुस्तफा कमाल साहब क्या कहते हैं वो आपको बता देते हैं कि हमने एक नुकाती एजेंडे पर हुकूमत से इत्तेहाद किया था, विफाक और सूबों के निज़ाम में अवाम तक सहूलियात पहुंचाने का तरीका ही नहीं, वसाइल की तकसीम में 18वीं तरमीम के बाद सूबों को हिस्सा बढ़ गया। मुस्तफा कमाल ने कहा कि ये मुसविदा 26वीं आईनी तरमीम में भी पेश किया था मगर मंजूर नहीं हो सका। अच्छा जी, ये तमाम तरह स्टेटमेंट जो है अब हम ये देख रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हो गए हैं, अब ये दिए जा रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो आइन है 27वीं आईनी तरमीम, अब उसके हवाले से जो बैठकें मुशावरत है, लीगल टीम भी बैठ गई है कि क्या होगा, मगर मुस्तफा कमाल साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कही है, बिलाल मैं चाहती हूँ कि वो आप आवाम को बताएं। अच्छा, एक चीज है, हम ये देखते हैं कि जब भी आईनी तरमीम होती है तो उसमें मौलाना साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होता है, चाहे वो तरमीम हो, कराई जाए, कैसे भी हो, दिस इज इंपॉर्टेंट रोल कि वो बैक फुट पर होते हैं, फिर एकदम से फ्रंट फुट पर आते हैं और फिर वो आगे जो है वो पैर निकाल कर खेलना जानते हैं या क्लीन स्वीप करना भी जानते हैं। मौलाना साहब एक दफ़ा फिर एक्टिव हुए हैं,
और वो एक्टिव नहीं हुए हैं। लोग उनके पास जा जाकर एक्टिव उनको कर रहे हैं, अपने सारे मुसव्विदे पेश करें। इसी तरह इनके पाकिस्तान ने ये जुमला कह दिया कि JUI को हमने अपना मुसव्विदा दे दिया, मतलब व्हाट वी गोना टॉक अबाउट, व्हाट वी गोना थिंक अबाउट इन दिस चेंज, इन दिस अमेंडमेंट, ये पाकिस्तान का मुसव्विदा है। मुस्तफा कमाल साहब और भी ये बोले कि इख्तियारात और वसाइल अवाम के दरवाजे तक लेकर जाने का ये वाहिद हल है। MQM आईनी तरमीम इस तरह चाहती है कि अगर ये हल पूरा होता है, तमाम जमातें MQM की इस तरमीम को सपोर्ट करें। तरमीम का इशू ये आ रहा है कि आप देखें कि वफाक हमेशा माजी के अंदर सूबों तक और सूबों से नीचे शहरों तक और शहरों से नीचे UC लेवल तक काम करता रहा है। कभी कभार हम देखते थे कि वो पैकेजेस दिए जाते थे, अनाउंसमेंट्स होती थी कुछ प्रोजेक्ट्स की, कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स की। 18वीं तरमीम क्या बताती है? प्रोविंशियल सुवरेनिटी, यानी कि सूबाई खुद मुख्तारी के कोई काम वफाक नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ मां सिवाय रेलवे के, मां सिवाय उन मिनिस्ट्रीज के जो सिर्फ और सिर्फ फेडरल के पास। एग्जैक्टली। अब MQM ये चाह रही है कि ये 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाए ताकि वफाक से हमारे ताल्लुकात डायरेक्ट हैं, तो हम डायरेक्ट कराची के अंदर काम करें। पीपल्स पार्टी इस चीज को अपोज कर रही है। अगेंस्ट है। एग्जैक्टली, पीपल्स पार्टी बिल्कुल अगेंस्ट है। वो कहती है कि भाई हम विफाक की क्यों सुनेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ हम अपनी सूबाई हुकूमत है हमारी, हम सुबह की जो 18वीं तरमीम के बाद जो तमाम उसकी अमेंडमेंट है और जो आइन है उस पर चलेंगे। तो अब ये इंटरेस्टिंग लम्हात आ गए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इसको वो कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, कानून बना लिया जाएगा। आपको याद है 18वीं तरमीम जब हुई थी तो सदर कौन था? आई थिंक सदर एग्जैक्टली ऐसा था। अच्छा जी, और आज भी वही है। अब ये बहुत ज्यादा देखना है कि भाई एक पार्टी मान रही, दूसरी पार्टी नहीं मांग रही, ओपोजिशन अलग अपना बैठक लगाए बैठी है। अब क्या होगा? अच्छा जी, अब हम कुछ दीगर खबरों पर भी आ जाते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की बात कर लेती हैं, जिन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी ने जबरदस्त लीडरशिप फराहम की। अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात को सुन रही है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि कारकर्दगी में शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ा, अलबत्ता शहबाज शरीफ के बताए हुए रास्ते पर चल रही हूँ। पंजाब को चलाना आसान काम नहीं है। अच्छा जी, ये वो बातें हैं कि कह तो नहीं है कि, मगर वो उनका विजन मुझे लगता है कि वो अलग ही है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने वाले साहब जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है, उनसे मीटिंग करती हैं, उनकी चीजों को चलती हैं, मगर या शी इज डूइंग ग्रेट जॉब इन पंजाब। नो डाउट, अनडाउटेडली, एटलीस्ट वो उनकी अपीयरेंस भी बहुत होती है हर जगह पर। और पंजाब के अंदर इफ आई टॉक अबाउट CCD जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उसके 22 लोगों की जिंदगियां महफूज हो रही हैं। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इस पर बात कर सकते हैं, इस पर एक अलग से प्रोग्राम भी कर सकते हैं कि CCD अगर वहां काम करिए पंजाब के अंदर, तो CCD कराची, सिंध के जो दूसरे शहर हैं, सक्खर, नवाबशाह, रोडी और ये तमाम जगहों पर, यहाँ पर क्यों नहीं आप CCD को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं? वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने लंदन के अंदर जब 2 रोज क़याम किया, तो उसके बाद वो ब्राज़ील रवाना होंगी। वहाँ पर भी उनके जो है COP30 इजलास के अंदर शिरकत करनी है उन्हें, जबकि फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स पर भी ब्रीफिंग देने जा रही हैं वो। जबकि साफ सुथरे पंजाब की अगर बात करें ना, तो इसको उनका विजन बन गया स्मोक फ्री करना। ई-मोबिलिटी के बारे में शुरा को आगाह किया जाएगा उसमें, जबकि वज़ीर पंजाब क्लाइमेट रेजिलिएंट रीजनल लीडरशिप पर भी गुफ्तगू करेंगी। अच्छा जी, आपको कुछ और भी अपडेट्स दें इस दौरे के हवाले से, जो कि ब्राज़ील जब वो जाएंगी लंदन से, तो वज़ीर आला मरियम नवाज अहम शख्सियात से और रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगी, और उनकी जो मुलाकात है वो शेड्यूल है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नायब सदर से भी मुलाकात होगी वहां पर। अच्छा जी, ये तो बात हो गई मरियम नवाज साहिबा की। अब हम कुछ ऐसी बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और चमान स्पेन बोल्देक में सरहद पार से फायरिंग पर मुअत्तल होने वाले पाक अफगान मुज़ाकरात कुछ देर बाद बहाल हो गए, और ये गुज़िश्ता रोज वाक़या पेश आया जब अफगानिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर की खिलाफवर्जी की। पाकिस्तान ने अफगान रजीम के बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए जंगबंदी की सरहद पार से खिलाफवर्जियों की नाकाबिल तरदीद सबूत भी तुर्क और कतरी सालिसों को पेश कर दिए हैं। बिल्कुल, सोर्सेज ये फातिमा कंफर्म कर रहे हैं कल से अब तक कि इस वक्त दोनों वफूद अलग अलग अपने ममालिक के मुताल्लिका इदारों से राबते में हैं, जबकि अफगान सरहद से जंगबंदी के खिलाफ वर्जी के सबूत तुर्क और कतरी सालिसों के हवाले कर दिए गए हैं। देखिए, ये सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं कतर और तुर्किया, और तुर्की में ही अफगान पाकिस्तान जो मुआहिदा होने जा रहा है, या फिर जो सिर्फ इस वक्त बैठकर पीस टॉक हो रही है, वहां पर जब भी बात की जाती है तो अफगान कॉल करते काबुल, और काबुल से डिटेल लेते हैं, और काबुल को कौन चला रहा है वो भी शवाहिद अब हम आपको दे चुके हैं कि काबुल चल रहा है दिल्ली से, और दिल्ली काबुल को जो है वो तमाम प्रोवाइड कर रहा है ऑर्डर्स। ये हमने जो प्रूफ्स दिए हैं, अब इसका देखना यह है कि वज़ीर इत्तलात और नशरियात के मुताबिक जो बताया गया ना कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान सरहद पर फायरबंदी या जंग बंदी की खिलाफ वर्जी हर वक्त ही की जा रही है, तो कैसे फिर वो बॉर्डर्स खोलेंगे आप?
बिल्कुल एग्जैक्टली अब ये देखना है कि क्या होगा आगे जाकर कि कितनी बार खिलाफ वर्जी होगी इस अमन मुआहदे की। साथ ही साथ अब कुछ कच्चे के जो हालात हैं उससे आपको अपडेट दे देते हैं कि घोटकी का जो कच्चा है जहां पर पुलिस और रेंजर्स का शर गैंग के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है। 9 खतरनाक डाकू जो है वो हलाक कर दिए गए हैं और जो मारे जाने वालों में गुड्डी शर, अकबर शर समेत दीगर शामिल है। एसएसपी अनवर खेतरान के मुताबिक पुरानी दुश्मनी पर पहले डाकुओं के 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ तो फिर भाई कच्चे का जो इलाका एक बार फिर जो है वो मैदान जंग बन गया है। बिल्कुल, और ये कच्चे के डाकू इससे पहले के पक्के में आए तो इनके ऊपर ऑपरेशन किए जाते हैं। आप देखें बख्तरबंद गाड़ियां हैं और फिर उसके बाद रेंजर्स और पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन होता है। अब जब जहां पर तसादुम हुआ ना वहां पुलिस पहुंची तो डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। पहले आपस में लड़ रहे थे, अपनी जंग थी, फिर दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ गए और फिर उसके बाद पुलिस पर फायरिंग शुरू की। फायरिंग के नतीजे में जो शहादतें हुई हैं, जो ऑनरेबल पुलिस एहलकार की अगर मैं बात करूँ ना, अमजद शहीद, जबकि दूसरे जो एहलकार थे वो जख्मी हुए हैं। पुलिस और रेंजर्स ने जवाबी कार्रवाई की है, ड्रोन से हमले किए गए, भारी असला और बख्तरबंद गाड़ियों की मदद से डाकुओं के ठिकाने को नेस्तो नाबूद किया गया। ऑपरेशन की डिटेल्स कुछ यूं है कि 6 डाकू जहन्नुम हासिल किए हैं, मारे गए हैं, लाशें कब्जे में ले ली गई हैं, असलहा बरामद कर लिया गया है और ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल खात्मे के लिए, डाकुओं के मुकम्मल खात्मे के लिए जारी सारी रहेगा। बट ये होते नहीं है खत्म। ये तो मुझे भी हैरानगी होती है कि भाई जब कराची में एक रिट कायम है और पूरे मुल्क में एक पुलिस की कानून की अमल दरामद होनी चाहिए, मगर हम कच्चे में हालात हमेशा मुख्तलिफ देखते हैं। अच्छा जी, एसएसपी ने क्या कहा वो आपको अपडेट दे देते हैं कि उनका कहना है कि ऑपरेशन डाकू के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगा। शहीद एहलकार अमजद को खराज अकीदत पेश करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी शहीद अमजद की। अच्छा जी, अब ये देखना है कि ये वहां पर घोटकी की सिचुएशन, जब कच्चे की सिचुएशन मैदान जंग बनता है, वहां पर कुछ होता है तो वो काफी दिनों तक होता है। मगर अब ये अच्छी खबर है कि भाई अब जो है वहां पर ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है, हालात कंट्रोल में हैं और साथ ही साथ पुलिस की भारी नफरी भी है जो कच्चे के इलाके में मौजूद है। अब कुछ बिलाल ऐसी खबर जिससे आपके होश उड़ जाएंगे और वो होश बहुत लोगों के भी उड़ रहे हैं ये खबर सुनकर और ये खबर पढ़कर और ये खबर देखकर। हम बात कर रहे हैं टेस्ला के बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलॉन मस्क की, जिन्होंने दुनिया में $1 ट्रिलियन का तारीखी मुआवजा लेने वाले पहले सीईओ बन गए। आपको पता है $1 ट्रिलियन, कैन यू इमेजिन इट? $1 ट्रिलियन। बिल्कुल ऐसा। देखें, पहले आता है मिलियन यानी कि 10 लाख, फिर आता है बिलियन यानी कि 1 अरब, फिर उसके बाद आता है ट्रिलियन। तो ट्रिलियन डॉलर, 1 अरब जो है वो $1 ट्रिलियन जो है वो इन्होंने तारीखी मुआवजा लिया। अच्छा, इसके ऊपर एक छोटी सी बात करूंगा, पहले खबर बता देता आप लोगों को। जो मैं भी हैरान परेशान हो गया फातिमा की इस खबर से। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मुआवजा पैकेज, तकरीबन $1 ट्रिलियन का शेयर होल्डर्स जो है वो इसकी मंजूरी दे चुके हैं, जबकि कंपनी के सालाना जनरल इजलास के अंदर होने वाली जो वोटिंग है उसमें 75% जो शेयर्स है ना इस गैर मामूली मुआवजे की हिमायत की है उन्होंने, जिसके बाद हॉल में ज़बरदस्त तालियां बजाई गई। ये मुआवजा पैकेज जो है वो मस्क को अगले 10 सालों में टेस्ला की मार्केट वैल्यू में नुमाया इजाफा करने की सूरत में दिया जाएगा। अगर वो मुकर्रर अहदाफ हासिल कर लेते हैं ना तो उन्हें सैकड़ों मिलियन नए शेयर्स मिलेंगे, जिसकी मालियत तकरीबन $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। और ये अजीब और गरीब खबर है। ये करते क्यों, ये मैं बता दूं, इफ यू अलाउ मी, ये बता दूं मैं आपको कि ये एक शख्स ऐसा है जिसके पीछे हमारा FBI भी नहीं जा सकता। एक शख्स ऐसा है जिसके पीछे कोई कस्टम या कोई जो टैक्स कलेक्शन इदारे वो जा नहीं सकते हैं। क्यों? आप लेते हैं बैंक से लोन और आप अपने अखराजात भी पूरे करते हैं और आप अपनी कंपनी को भी रन करते हैं। जब आपको टैक्स भरने की बारी आती है तो आप कहते हैं कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, कंपनी भी रजिस्टर्ड जो है वो लोन पर है, मेरे पास जो घर है वो भी लोन पर है और मेरे पास जो गाड़ी है वो भी लोन पर है। मैं तो लोन पे कर रहा हूँ और मैं एक जॉब पेशा, मैं एक जॉब पेशा आदमी हूँ और इस से मुझे जो प्रॉफिट आता है इससे मैं ये किस्त भरता हूँ, तो इसलिए मैं टैक्स नहीं भर सकता। सारा चक्कर टैक्स का है बाबू भैया। तो बस अब लोग यही सोचेंगे बस बैंक से कर्जे ले लें। अच्छा जी, ये जो $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है, उनकी मालियत तकरीबन 10 सालों का उनको टास्क दिया गया है। अगरचे इस रिकॉर्ड तोड़ मुआहदे पर तनकीद भी की जा रही है, लेकिन टेस्ला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर पैकेज मुस्तरद किया गया तो मस्क कंपनी छोड़ सकते हैं और टेस्ला उनके बगैर काम नहीं चला सकती। फैसले के ऐलान के बाद एलॉन मस्क ने टेक्सास के शहर ऑस्टिन में मुनक़दा इजलास के स्टेज पर आकर रक्स किया, क्योंकि जाहिर सी बात है $1 ट्रिलियन सोचे
तो रक्स तो बनता है भाई। और शुरा ने उनके हक में नारे लगाए। अपने खिताब में मस्क ने कहा कि हम जो कुछ शुरू करने जा रहे हैं वो टेस्ला के मुस्तकबिल के का नया बाप नहीं होगा, बल्कि एक बुक होगी, एक किताब होगी। उन्होंने मजीद कहा कि दूसरी कंपनियों के शेयर होल्डर्स इजलास बोरिंग होती है, मतलब जो कि दूसरे शेयर होल्डर्स अगर वो कंपनी के हवाले से इजलास करते हैं तो उसमें बहुत बोरिंग बातें होती हैं, मगर जब $1 ट्रिलियन की बात की जाए तो फिर मज़ा ही आ जाएगा ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये, लेकिन हमारा इजलास शानदार था। तो भाई जाहिर सी बात है शानदार होगा, $1 ट्रिलियन की बात होगी तो। जरा सा बात करते हैं अब, जब ये मौसम अच्छा हो ही चुका है खबरों से, तो फिर मौसम की सूरत हाल के ऊपर जरा नजर डालते हैं। नहीं, मेरा मूड अच्छा नहीं हुआ, मुझे तो टेंशन हो रही है कि कोई एक $1 ट्रिलियन भी ले। मैं तो आपकी बात ही नहीं कर रहा, मैं बेचारे एलन मस्क की बात कर रहा हूँ। उसका तो मूड अच्छा हो, क्या खिलखिला गया। मूड नहीं, उनकी जिंदगी पता नहीं कहाँ तक संवर गई। लेकिन ये जिंदगी बदल भी सकती है अगर आपने लोन पे नहीं किया तो आप बैंक डिफॉल्टर भी हो सकते हैं। तो इसी तरह मौसम के जो बादल हैं घने घने काले काले, और जो स्मोक की सूरत हाल उस पर भी बात करते हैं। जो एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट है उसके मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों के अंदर आज के दिन मौसम सर्द होगा और खुश रहने की तवक्को की गई है। अच्छा जी, खैबर पख्तूनख्वा का रुख करेंगे तो वहाँ के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मौसम सर्द और खुश रहने का इम्कान है, जबकि बलाई इलाकों में रात और सुबह के औकात में दर्जा हरारत मजीद कम होने की पेशगोई की गई है। मरियो गलियात में भी मौसम सर्द है और खुश रहने की पेशगोई है। इस्लामाबाद का रुख करें तो मौसम सर्द और खुश्क, मतलब वहाँ पर भी सभी जगह ना मौसम खुश्क और सर्द हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मॉग छाए रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान की सिचुएशन पर बात कर लें तो बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब सिंध के बेशतर अजला में मौसम निस्बतन गर्म और खुश रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। तो जाहिर सी बात है जब सिंध की बात हो रही तो कराची में तो ऑलरेडी फिर दिन के औकात में गर्मी होगी और हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, मौसम की जब हम बात करते हैं ना तो मौसम के अंदर जितनी तब्दीली आ रही होती है तो हमें फीडबैक मिल रहा है। तो मैं बता दूं, कुछ लोगों ने कहना शुरू किया भाई आप फर्दन शहरों के नाम लेकर बताया करें कि हमारे शहर का मौसम कैसा होगा, मेरे तेरे शहर का मौसम सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूँ अगर बुरा ना लगे। तो इस तरह जो है ना वो हमें कहते हैं, लेकिन हम कंपाइल करके बता रहे होते हैं सूबे के अंदर जो अतराफ के भी शहर होते हैं उनमें भी मौसम का वो भी सेम ही होता है। अच्छा, तो अगर हम दीगर शहरों की बात भी करें ना तो थोड़ा सा टाइम सुबह के वक्त बहुत कम होता है, हैक्टिक सिचुएशन होती है, ब्रेकिंग्स आ रही होती हैं, और जो हमारे न्यूज़ डेस्क है वो बेचारे बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं क्योंकि उनको एक लम्हा भी नहीं मिल रहा होता है कि वो काम को छोड़ें। और जाहिर सी बात है हम पूरे सिंध की बात कर लेते हैं, पंजाब की बात कर लेते हैं, बलूचिस्तान की बात कर लेते हैं, खैबर पख्तूनख्वा, मतलब ऑल ओवर पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। तो भाई जब एक शहर में मौसम ऐसा होता है दूसरे शहर में थोड़ा सा कम वेश होगा, 19-20 तो हो जाता है। तो चलें हम कोशिश करेंगे कि उनके लिए जो कि चाहते हैं कि शहरों की अपडेट्स उनको मिले, तो ज़रूर हमारी कोशिश होगी। NTN की टीम ये सुन रही है, आपकी रिक्वेस्ट जो है पहुंचा दी गई है। अच्छा जी, मौसम की बात हो रही है तो सेहत की भी बात होगी, ऑफ कोर्स होगी। तो आज क्या हेल्थी टिप्स हैं आपके पास? आज अक्सर लोग देखते हैं ना, कहते हैं मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको ये कहे कि मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा और आप सामने से बोले तुम तोड़ नहीं सकते क्योंकि मेरे पास कैल्शियम की कमी नहीं है। तो कैल्शियम की कमी हमारे जिस्म की जो मजबूती होती है, हड्डियों की साख्त होती है, दांतों की सेहत होती है, सबका दारोमदार एक निहायत अहम मादनियात पर है और वो है नाज़रीन कैल्शियम। अगर हम समझते हैं ना कि कैल्शियम से दूध पीने से या हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी है, लेकिन हकीकतन इससे कहीं आगे की कहानी है भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। कैल्शियम ना सिर्फ हमारे आसाब और पट्ठों के निज़ाम को मुतवाज़न रखता है बल्कि दिल की धड़कन और खून के जमने के अमल में भी बुनियादी किरदार अदा करता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे रोज़मर्रा खुराक में कैल्शियम की कमी तेज़ी से बढ़ रही है। नतीजा ये निकलता है कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है, दांत ख़राब होने लगते हैं और बढ़ती उम्र में प्रोसेस जैसी बीमारियां जन्म ले रही होती हैं। अच्छा, बीमारियों के नाम इतने मुश्किल होते हैं कि समटाइम्स हम ये देख रहे होते हैं कि ये क्या, ये बीमारी का नाम है या किसी अंग्रेजी का। अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना वो जैसे आपने देखा कि हड्डियां चूरा चूरा या भुरभुरी होने लगती हैं या घिसने लगती हैं। अक्सर बूढ़ों में ऐसा होता है, भुरभुरी हो जाती हैं। ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो एक बीमारी ऐसी है जो कैल्शियम की कमी से भी होती है। और कैल्शियम की कमी की सबसे बड़ी वजह गैर मुतवाज़न खुराक है, फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल है, धूप से
दूर रहने की आदत है, जो लोग 12-12 1-1 बजे उठते हैं ना, जो सुबह की धूप नहीं लेते, मुझे उनसे बहुत चिढ़ आती है। मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट 5 मिनट की धूप लेके फिर अपने काम शुरू कर लें। कैल्शियम की जो कमी है ना, उसकी आम अलामात के अंदर हड्डियों में दर्द, कमज़ोरी, पट्ठों के अंदर खिंचाव या अकड़ाव, या जिसे कहते हैं आम जबान में मसल क्रैम्प्स जो होते हैं, हाथ पाँव में झुंझुनाहट होती है, वो जो आपने सुना होगा एक सनसनाहट, झुंझुनाहट, ये जिस्म के अंदर नाखूनों का टूट जाना। ऐसे नहीं कि नाखून अलग से टूट जाए, आपका नाखून बीच में से क्रैक होना शुरू हो जाएगा। दांतों का खराब हो जाना, दांतों का खराब हो जाना ऐसे नहीं कि आप कोई अजीब और गरीब चीजें खा रहे हैं तो उसके वजह से खराब हो रहे हैं। नॉर्मली अगर आप दांत साफ भी कर रहे हैं तब भी आपको फील होगा कि दांत के अंदर ये तो कीड़ा लग रहा है, दांत खुरदुरा सा होना शुरू बिल्कुल होगा। ऐसे अगर ये तमाम तर अलामात जाहिर हों तो फौरन टेस्ट करवाएं और किसी मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करें। कैल्शियम हासिल करने के बेहतरीन ज़राए आपको बता देते हैं क्या क्या सोर्सेस हैं जिसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मकदार में होता है। वो है मिल्क, दूध, दही, पनीर, तिल, बादाम, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां जैसे पालक है, मेथी है, और अगर हम बात करें मछली की तो उसमें भी कैल्शियम बहुत होता है। अंडे हैं। याद रखें कि सेहतमंद हड्डियां, मजबूत जिस्म और पुरएतमाद जिंदगी का राज कैल्शियम से भरपूर खुराक में छुपा हुआ है। कैल्शियम की कमी को मामूली ना समझें क्योंकि कमजोर हड्डियां उम्र से नहीं बल्कि हमारे गफलत से आती हैं। अच्छा जी, अपनी खुराक मुतवाजन रखें, सेहतमंद आदात अपनाएं और अपनी जिंदगी को तवानाई और मजबूती से भरपूर बनाएं। तो भाई आज से बच्चे जो हैं स्पेशली जल्द से जल्द वो दूध का इस्तेमाल करें और जो जो चीजें कैल्शियम से भरी होती हैं उसका जरूर इस्तेमाल किया जाए। मुतवाज़िन रखने का जो आपने वर्ड कहा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फातिमा। ये बड़ा खूबसूरत आपने जुमला कहा कि अपनी जो डाइट है उसको मुतवाज़िन रखें। ऐसा हरगिज नहीं है कि हम आपको कह रहे हैं कि रोजाना आपने लाखों रुपए की जो है ना वो ग्रोसरी कर आनी है, हज़ारों रुपए की ग्रोसरी। आप अपना एक बजट बनाएं पूरे वीक का, उसमें कहीं ना कहीं आप वेजिटेबल्स जो हरी सब्जियां होती हैं उसका इस्तेमाल ज्यादा रखें। जैसे कि बताया मेथी, पालक और ये जो हरी सब्जियां हैं, इनसे आपको सबसे ज्यादा कैल्शियम मिलेगा और इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन मसला ये कि हम अपने बच्चों को सब्जियां नहीं खिलाते, उससे दूर ही रखते हैं और फास्ट फूड ज्यादा दे रहे होते हैं। चलें जी, अब जो आखिरी ट्रेन का जो हिस्सा है, हिस्सा नॉट आखिरी ट्रेन ट्रेन का जो हिस्सा आखिरी स्टॉप है, आखिरी स्टॉप पर जा रहे हैं। स्टॉप क्या है आखिरी वो आज स्टॉप ये है कि आज हम इस्लामाबाद में जाकर हमारी ट्रेन मॉर्निंग स्पॉट की रुकेगी और आपने बड़ा कॉमन सा नेम है और बड़ा फेमस जो है वो ये जगह है बड़ी, इसके बारे में सुना होगा, फैसल मस्जिद। हैव यू बीन देयर? यस, आई हैव बीन देयर तो मेनी टाइम्स। आप विटनेस हैं जो सारी चीजें आज मैं बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। भाई मार्गला की जो सब्स पहाड़ियां हैं ना, सरसब्स, उसके दामन के अंदर मतलब पहाड़ियों के बीच में इस्लामाबाद की फजा में एक ऐसी रूह परवर अज़मत सांस लेती है जो ईमान, फन, जमालियात के हसीन इम्तिजाज का जो एक इम्तिजाज है, और इसका नाम है फैसल मस्जिद। तो ये पैकेज देख लेते हैं। और ये रिपोर्ट देखने के बाद अगर आप फैसल मस्जिद नहीं गएंगे, वैसे तो तकरीबन पाकिस्तानी और पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग टूरिस्ट आते हैं वो लाजमी जाते हैं फैसल मस्जिद, मगर ज़रूर जाएंगे इस पैकेज को देखने के बाद। अच्छा, मजे की बात यह है कि जिसने भी पाकिस्तान टूर पर जाना होता है तो उसका जो मरकज होता है ना वो दारुल खिलाफा होता है इस्लामाबाद, वहीं स्टे करते हैं, फिर वहां से निकलते हैं। तो इस्लामाबाद के जो 1-2 दिन होते हैं ना उसमें जरूर यही होता है कि फैसल मस्जिद आपने जाना है। तो एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, और जो मैंने शिकवा सबसे पहले किया था कि मोबाइल के ऊपर लिंक आता है और उस लिंक को गलती से आप क्लिक कर देते हैं, उसके बाद फिर मोबाइल की अजीब गरीब हरकत शुरू हो जाती हैं। उनसे बचने के लिए, मोबाइल ऐप्स के स्कैम से बचने के लिए आज हमने एक शख्स को लाया है जो इन तमाम चीजों पे बात करेगा। स्टे विद अस।